सर मैंने महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी रामगोपाल शर्मा के खिलाफ। 376 का मुकदमा है और बयान भी हो चुके हैं मेरे। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैंने एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर मैं गई थी महिला थाने भजनलाल जी एसएचओ के पास, उनको दोबारा मैं ये सूचना देने गई तो उन्होंने मेरी आंखों के सामने एप्लीकेशन फाड़ के डस्टबिन में डाल दी और मुझे कहा कि 5 साल लगा दिए तुमने आने में, तो क्या तुम क्या चाहती हो 5-6 दिनों में कार्रवाई होगी क्या? ये कोई मतलब थोड़ी, ऐसी बात कौन करता है बताइए। बिल्कुल बोले गए हैं। मुझे राजीनामा करने के लिए मेरे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है और मेरे परिवार वालों ने दबाव की वजह से मुझे घर से निकाल दिया है। डंडेड़ा वालों ने, रामगोपाल शर्मा के घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने। रामगोपाल शर्मा को गिरफ्तार कीजिए। एसपी ऑफिस के सामने तो मैं इसलिए धरने पे बैठी हूँ क्योंकि उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक उसको पकड़ के नहीं लेके आओगे मैं यहीं बैठी हूँ। बिल्कुल कोई आए चाहे, जब तक उसको नहीं लेके आओगे मैं नहीं यहाँ से उठने वाली। एफआईआर दर्ज की गई, अनुसंधान शुरू किया गया, पीड़िता के बयान हुए। जहाँ जहाँ पे उसने घटना होने का एफआईआर में मेंशन किया था उसका नक्शा मुखा बनाया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में बात सामने ये आई कि वो महिला उस जूनियर इंजीनियर के साथ लगभग 6 साल से साथ में रह रही थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी साथ में जाती थी और ये महिला उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी, उसकी 7 साल की बच्ची है जो उसके पति के साथ ही रहती है। और उसके बाद जो परिवाद मेरे ऑफिस में आया, महिला मेरे पास भी परिवाद लेकर के आई थी, तो परिवादी को हमने ढंग से सुना, उसकी बात को समझा। समझने के बाद एडिशनल एसपी सिकाऊ को सुपरवाइज़ करने के लिए कहा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ये कहना था कि साहब महिला थाना एसएचओ हमारी बात नहीं सुन रहे। उनको बुला के पूछा गया तो उनका कहना ये था कि साहब रात्रि के समय कॉल करते हैं। उनको काउंसलिंग की गई कि आप किसी अधिकारी को रात को कॉल ना करें, कोई इशू अगर आपका है तो महिला एडिशनल एसपी सिकाऊ हैं, आप उनको अपनी बात बताइए। इसमें जो एनजीओ के कुछ लोग हैं उन्होंने भी उसकी काउंसलिंग की। एक दिन वो एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर जरूर बैठी थी, उसकी काउंसलिंग की गई और उसको बताया गया कि जो भी आपकी बात है वो हम पूरी सुनेंगे, परंतु जो कार्रवाई होगी वो कानून के अनुसार होगी। ये उसको स्पष्ट बता दिया गया था और बाद में वो कार्रवाई से संतुष्ट भी हो गई थी। उसने कहा था कि सर जो भी फैक्ट्स आप बताओगे वो हम फाइल पे लेंगे और जो न्याय के अनुसार कार्रवाई है वो उसमें होगी। क्योंकि वो महिला इतने समय से उसके साथ लिव इन में स्वेच्छा से रह रही थी, मकान का किराया भी जूनियर इंजीनियर द्वारा ही दिया जा रहा था, तो ये सारे फैक्ट हमने फाइल पे लिए हैं। जहाँ तक बात है उसकी सुसाइड की सूचना उसके घर वालों ने हमें नहीं दी। जैसे ही सूचना लगभग 8-9 बजे के आसपास मुझे पता चली, एसएचओ को मैंने डायरेक्शन दे कि आप तुरंत जाइए और मौका विजिट कीजिए और जो जहाँ पे घटना हुई है उसको सील कीजिए और कोई भी सबूत मिलता है उसको रिकॉर्ड पे लीजिए। वहाँ पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, परंतु वहाँ पे उसका मोबाइल मिला। मोबाइल को हमने रिकॉर्ड में ले लिया है। सबूत नष्ट करने के जो धाराएँ हैं 201 आईपीसी और सुसंगत धाराएँ हमने जोड़ दी हैं। उसकी मौत को हम लोग अभी भी उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुसाइड है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है, क्योंकि बात सामने ये आई है कि उसका जो राजीनामा हो उसमें भी कुछ उसने राशि प्राप्त की थी, तो वो भी कारण हो सकता है। तो हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं इसकी। और जो महिला जब यहाँ पे आई थी उसका ये कहना था कि साहब मैं उस व्यक्ति के साथ में रहना चाहती हूँ, 6 साल तक लगभग वो मेरे साथ में रहा है और अब वो शादी कर रहा है। उसको हमने ये समझाया कि पुलिस का कार्य ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति के साथ आपको रहने का हम लोग कर पाएँ, परंतु आपकी जो बात है आप कहिए। तो सारी फाइलें सारी फाइल जो है फैक्ट्स हमने लिए हैं, उसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं। नहीं ये सर साक्ष्य छुपाने का मामला किनके खिलाफ? देखिए उसमें जो परिजन है उसके 201 आईपीसी का, वो तो डेफिनेटली वो खुद ही जो रिपोर्ट दे रहे हैं मर्ग की, उसमें खुद ही लिख रहे हैं कि साहब हमें पता नहीं था। बट कानून की अज्ञानता जो है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। उसमें 201 आईपीसी ऐड हमने कर दिया है उनके परिजनों के खिलाफ। और जो भी गांव वाले थे जो उस दाह संस्कार में शामिल थे, उसमें ससुराल पक्ष भी उसका आया है, उनकी भी सहमति थी। परिजनों का कहना ये है कि जब हमें पता चला तो हमने उसके ससुराल वालों को भी इन्फॉर्म किया, गांव के मौजूद लोगों को भी इन्फॉर्म किया। सर जैसे आप कह रहे हो हत्या भी हो सकती है, तो वहाँ कोई ऐसे साक्ष्य मिले? कोई वो हमें वहाँ पे पंखे पे चुन्नी टंगी हुई सारी मिली है, उसकी फोटोग्राफी हमने कराई है, उस कमरे को भी पूरा हमने खंगाला है। फ़ोन के अलावा ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली, बट हम सभी एंगलों पे जांच कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई और बात भी हो सकती है। बाकी मोटा मोटी जो गांव के लोगों से पता चला है प्रथम दृष्टया संदिग्ध मौत है, तो उसको तो हम सभी एंगल से खुले मन से जाँच करेंगे कि कोई ऐसी बात ना हो कि अगर कोई भी 1% चांस है कोई हत्या हुई है या किसी ने और कोई घटना कर दी, तो वो भी हम उसी एंगल पे भी हम जांच कर रहे हैं।
तलाक के फैक्ट्स नहीं आए, बट ये है कि वो अपने पति से अलग रह रही थी और बच्ची उसके पति के साथ ही थी। सुसाइड नोट का हमने प्रयास किया, सुसाइड नोट उस कमरे में नहीं मिला है। उसको पूछताछ के लिए हमने बुलाया है। अभी हाई कोर्ट में भी ये फाइल कॉल की गई, डेफिनेटली उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन लगाई गई होगी, उसमें जो भी फैक्ट्स होंगे उनको भी हम पूछताछ के लिए लाएंगे और कार्रवाई करेंगे उसके अंदर। सर, क्या पुलिस पहले उसको जाती और बातचीत उस जांच करती उस एरिया से, तो क्या जो हुई है रोक सकती थी? क्या कहना? ये देखिए, हत्या का अभी नहीं है, अभी तो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला है और जूनियर इंजीनियर को हम डेफिनेटली पूछताछ के लिए लेकर के आएंगे और जो फैक्ट सारे फाइल पर आए हैं उनको हम वेरीफाई करेंगे। बाकी प्रथम दृष्टया जो हमने अनुसंधान किया है, जिसमें जहाँ वो रही है वहाँ आसपास के लोगों से हमने पता किया है, उसके अलावा जो नक्शा मौका बनाया है, जिस मकान में वो किराए पे रह रही थी, किराएदार वगैरह के हमने स्टेटमेंट लिए हैं, उससे ये मोटा मोटी आ रहा था कि वो जूनियर इंजीनियर और मेला साथ में 6 साल से रह रहे थे। क्योंकि इसका रिश्ता तय हो गया था, इसलिए ये इशू आया और उसने ये एफआईआर दर्ज कराई। उसका उद्देश्य एफआईआर का जो उद्देश्य था वो हमने उसको एफआईआर हमने दर्ज कर ली और उसमें जो अनुसंधान में चीज़ें थी वो फैक्ट्स अपने फाइल पे ली। मर्ग कब हुई थी और ये जो धाराएं आपने जोड़ी, ये आज हुई है उसी दिन में जोड़ी थी? नहीं, मर्ग तो इमिडिएटली, जैसे मेरे पास में रात के आसपास में एडिशनल एसपी सिकाऊ का फ़ोन आया कि सर ऐसी कुछ जानकारी आई है, तो तुरंत मैंने लाल बहादुर को बोल दिया था कि आप इसकी जांच कीजिए। उस समय ये ज़रूर था कि जो उसके पिता हैं उनका बीपी लो था, तो मैंने उनको कहा कि 1-2 दिन का आप समय दीजिए, जब वो ठीक हो जाएं तो उनसे भी आप पूछताछ करें। और उसमें जो महिला थी, हाँ, उसका जो अंतिम इंटरव्यू हमारे पास है, उसने आपने महिला थाना एसएचओ पर भी कुछ अभद्र व्यवहार के, अश्लील बात करने के आरोप लगाए थे, उसको लेकर पुलिस क्या कर रही है? नहीं, उस संदर्भ में हमने एडिशनल एसपी को जांच दे दी है। और दूसरी बात, उसमें क्योंकि प्रकरण के अंदर उस महिला की मौत हो गई तो उसका इस जो अनुसंधान का वेरिफिकेशन एडिशनल एसपी सिकाऊ को हमने दे दिया। सरकार सर कहती है कि थानों के अंदर व्यवहार अच्छा होना चाहिए, इसको लेकर आप आगे के लिए क्या प्रबंध करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब ये बात आई तो मैंने महिला थाना एसएचओ को बुलाया और उनको ये कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उनका कहना ये था कि सर ये रात को मुझे कॉल करती है, इसलिए मैंने इसको ये कहा था कि कोई बात आपको कहनी है ऑफिस टाइम में कहें या दिन में कहें। ये बात उनकी तरफ से आई थी, बट इसकी हम जांच करवा लेंगे। जो ऐसी कोई अगर बात है तो हम उसकी जांच करा लेंगे एडिशनल एसपी को। इस अगर मतलब अभद्र व्यवहार हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है तो उसकी भी जांच आपको करेंगे। नहीं लगता कि समय पर अगर इन सारी चीज़ों की जांच हो जाती तो शायद आज ये लेडीज जीवित रहती? ये देखिए, ऐसा है कि पुलिस की तरफ से लेडीज़ को मेरे स्तर पे सुना गया, एडिशनल एसपी सिकाऊ के स्तर पे सुना गया और बड़ी सहानुभूतिपूर्वक सुना गया, और एनजीओ के जो लोग थे वो